हाय एवरीवन, वेलकम टू एस्क्वायर एकेडमी। मैं आशुतोष। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग का चल रहा है उसी के बारे में बात करेंगे। ये लेक्चर जो होगा आपका तीसरा लेक्चर होगा, यानी कि लेक्चर थर्ड होगा। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आवेशन की विधियाँ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का ये आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में कि आवेशन की विधियाँ कितनी प्रकार के होती है, उनके बारे में डेफिनेशन लिखने को आता है। और जो डेफिनेशन में आपको लिखवाऊंगा यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में होगा, ताकि आप उस डेफिनेशन को एक बार में वीडियो देखें तो याद हो जाए, या एक बार में आप उसको याद कर लें। तो इस प्रकार से हम कोशिश करेंगे कि आपको सिंपल डेफिनेशन में, और प्रीवियस वीडियो में मैंने जितने भी चीज़ें पढ़ा रखा है एकदम सिंपल में पढ़ा रखा है, ताकि आप कहीं पे भी उसको आराम से याद कर सकते हैं एक बार में। तो चलिए आप हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले ये पढ़ा था, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो के बारे में इसलिए बता देता हूँ ताकि आपके भी दिमाग में ये चल जाए कि हाँ क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ रखा है, क्या क्या चीज़ें आगे आपको पढ़ना है। तो हमने सबसे पहले इसमें पढ़ा था पहले पार्ट में, यानी कि पहले पढ़ा था स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की स्थिर विद्युत की पहले हमने ये पढ़ा था हेडिंग। दूसरा हेडिंग हमने पढ़ा था आवेशन। आवेशन। तीसरा हमने पढ़ा था विद्युत आवेश। विद्युत आवेश। फिर हमने पढ़ा था विद्युत आवेश के मात्रक। विद्युत आवेश के मात्रक। और नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था विद्युत आवेश की बीमा। विद्युत आवेश की बीमा। विद्युत आवेश की बीमा। और उसके बाद लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था मूल आवेश। मूल आवेश। तो हमने 2 पार्टों में इतने पॉइंट्स कवर कर रखे हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर वीडियो को देखिए, और बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में आपको मैंने, सिंपल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, उस लैंग्वेज में मैंने इन सारे पॉइंट्स के डेफिनेशन लिखवा रखे हैं, ताकि आप एक बार वीडियो देखें तो आपको डेफिनेशन याद हो जाए। तो चलिए आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा आपका आवेशन की विधियाँ। तो हेडिंग करेंगे आप लोग आवेशन की विधियाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आज आवेशन की विधियाँ। इतने पॉइंट्स हमने पढ़ रखे थे। चलिए हेडिंग होगा आपका आवेशन की विधियाँ। स्टार बना के हेडिंग कीजिएगा आवेशन। आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ। मेथड्स ऑफ चार्जेशन। चार्जेशंस। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट है, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स पढ़ाऊंगा जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। पहला पॉइंट है घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा बाइफ्रैक्शन। बाइफ्रैक्शन। दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा चालन द्वारा। चालन द्वारा बाई कंडक्शन। बाई कंडक्शन। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, तीसरा पॉइंट है प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा बाई इंडक्शन। बाई इंडक्शन। तो ये 3 मेथड्स आपके बुक एनसीईआरटी में दिया हुआ है। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में यही 3 हैं, तो हम लोग इन्हीं 3 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? घर्षण द्वारा करेंगे। तो पहला हेडिंग आप लोग करेंगे घर्षण द्वारा। पहला हेडिंग करेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। देखिए सबसे पहले आप तो नाम से ही पता चल रहा है आपको कि घर्षण का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा, घर्षण एक चैप्टर है आपका। तो इसमें घर्षण का मतलब ये है कि यहाँ पे जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुओं पे आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, और दोनों वस्तुओं पे आवेश जो उत्पन्न होंगे अलग अलग प्रकृति के होंगे, और उनके परिमाण हमेशा क्या होंगे? समान होंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, लेकिन उससे पहले एक डायग्राम से समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। क्या, चलिए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? जब 2 वस्तुओं को, जब लिखते चलिएगा साथ में, जब 2 वस्तुओं को
दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ा जाता है तो उन पर अलग अलग प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, तथा उनका परिमाण समान रहता है, उसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। ये हो जाएगा आपका। अब देखिए इसका यहाँ पे डायग्राम बना दे रमेश साइड में, क्योंकि आप लोग इसके डेफिनेशन के जस्ट नीचे डायग्राम बनाइएगा। क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वस्तु ले लेंगे A और दूसरा वस्तु हम लोग ले लेंगे B। अब ये क्या है, दो अलग अलग प्रकार के धातुओं के अलग अलग ए है आपके ऑब्जेक्ट हैं, वस्तु है। अब इन दोनों को आपस में जब आप रगड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब इनको आपस में रगड़ा जाएगा तो इन दोनों पर अलग अलग प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। अलग अलग प्रकृति के कहने का मतलब, यदि इस पे प्लस उत्पन्न होगा तो इस पे माइनस, तो जैसे प्लस 1 2 3 4 5 6, जितने इस पे प्लस धनात्मक आवेश होंगे उतने इस पे इसके विपरीत आवेश ऋणात्मक उत्पन्न हो जाएंगे। सेम कंडीशन रहेगा, यही मैंने डेफिनेशन में लिखा। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो आपको मैंने यही लिखवाया है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन पर अलग अलग प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ए पर धनात्मक आवेश उत्पन्न है तो बी पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और उनके क्या लिखवाया मैंने, तथा उनके परिमाण समान हो रहते हैं। इस पे कितने धनात्मक आवेश है 6, तो इस पे कितने होंगे 6 ऋणात्मक होंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेशन, यानी कि घर्षण द्वारा आवेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। इसका डायग्राम बनाइए और इसके बाद नोट करके एक पॉइंट नोट कीजिएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप एक नोट पॉइंट करके नोट कर लेंगे घर्षण द्वारा। चलिए नोट करके यहीं पे मैं लिख देता हूँ, नोट करके पॉइंट लिखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए नोट करके, घर्षण द्वारा केवल अचालकों या कुचालकों को आवेशित किया जा सकता है। ये जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी एग्जामिनर या आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लेता है कि घर्षण द्वारा किन वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है, तो आप क्या बताएंगे, अचालक और कुचालक को। एग्जाम्पल में आप लिखना चाहते हैं तो जैसे में लिख लीजिए, जैसे में आप लिख लेंगे रेशम, रबर, और क्या हो जाएंगे, प्लास्टिक हो जाएगा आदि। तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो घर्षण द्वारा आवेशन में आप इतना सारी चीजें लिखेंगे तो आपके 1 नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं। चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, चालन द्वारा आवेशन। तो दूसरा पॉइंट आप हेडिंग करेंगे चालन द्वारा आवेशन। डेफिनेशन हमेशा आपको इजी लैंग्वेज में लिखाएंगे ताकि आप एक बार में याद कर लें। चलिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट हम लोग का हेडिंग क्या हो जाएगा, दूसरा हेडिंग हो जाएगा चालन द्वारा आवेशन, बाई कंडक्शन। देखिएगा
चालन द्वारा यानी कि अब घर्षण करके उत्पन्न नहीं करना, अब चालन द्वारा करना है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, चालन द्वारा में क्या करते हैं कि किसी एक आवेशित वस्तु के पास अनावेशित वस्तु को स्पर्श करा देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। यानी आपको क्या करना है, एक आवेशित वस्तु लेना है, उस आवेशित वस्तु के पास में अनावेशित वस्तु को लाएंगे और उनको स्पर्श कराकर क्या कर देंगे, उस वस्तु पर भी आवेश उत्पन्न कर देंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशित करना। तो आप कैसे करेंगे, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो देखिए लिखेंगे जब, यहीं पे लिख देते हैं, उसके बाद डायग्राम बना देंगे इसका, लिखेंगे जब एक आवेशित, जब किसी आवेशित वस्तु, किसी आवेशित वस्तु के पास, किसी आवेशित वस्तु के पास, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से, आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से, अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराया जाता है, स्पर्श कराया जाता है, कराया जाता है, तो आवेशित वस्तु से, तो आवेशित वस्तु से, आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अनावेशित वस्तु पर, अनावेशित वस्तु पर चले जाते हैं, चले जाते हैं, जिसके कारण, जिसके कारण अनावेशित वस्तु, अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है, अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है, आवेशित हो जाती है, हो जाती है, इसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं, इसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन कहते हैं, आवेशन कहते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। चलिए देख लीजिएगा, यहाँ पे दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मैंने यहाँ पे आप लोग को डेफिनेशन बोल रखा है, आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका डायग्राम क्या लिखा मैंने, जब किसी आवेशित वस्तु को, तो देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ कि हमने क्या किया, एक आवेशित छड़ ले लिया, ये आपके आवेशित छड़ है, ये हमने एक आवेशित छड़ ले लिया यानी कि वस्तु ले लिया, और इसको, या एक काम करते हैं, छड़ इस प्रकार से लेते हैं, एक ये आपका धातु का गोला है और ये आपका आवेशित छड़ है, इसको हमने क्या किया है, इससे स्पर्श करा दिए हैं, इससे स्पर्श करा देंगे और इस पे क्या है, आपके ऋणात्मक आवेश है। ऋणात्मक ये बताता है कि इस पे क्या है, अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अधिकता है। ऋणात्मक आने का मतलब क्या है कि ये आवेश को त्याग दिया है, ठीक है, तो ये ऋणात्मक हो गया, सॉरी आवेश को ग्रहण किया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आप जानते हैं कि इस यानी कि आवेशित छड़ को अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराएंगे, तो ये आप देख सकते हो ऋणात्मक आवेश क्या है, समान प्रकृति के आवेश है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से आवेश बस यानी कि आवेश क्या होंगे, इसके अंदर चले जाएंगे, किसके, गोले के अंदर चले जाएंगे, तो ये गोला आपका क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। जिस प्रकार से डायग्राम बनाते हैं वैसे ही आप बनाइएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे कि आवेश निकलकर गोले में चले जाएंगे, आवेश निकलकर किस में चले गए, गोले में चले गए। इस प्रकार से आपको पता है कि ये समान प्रकृति के आवेश हैं, तो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, धक्का देंगे। तो धक्का जब देंगे तो ये क्या करेगा, अंदर से निकलकर गोले के परिधि पर फैल जाएंगे, गोले की परिधि पर क्या करेंगे, ये चारों तरफ फैल जाएंगे इस प्रकार से। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। तो इसका डायग्राम आप ये बना लीजिएगा, चालन द्वारा आवेशन। इसके बाद नोट करके लिखेंगे, नोट करके पॉइंट एक लिखेंगे। जल्दी से पहले आप इसका डायग्राम बनाइए, जल्दी से आप लोग इसका डायग्राम बना लीजिए, लिखिएगा नोट करके। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं ताकि यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसी में लिखिए चालन द्वारा, नोट करके पॉइंट लिखिएगा इसमें,
नोट करके लिखेंगे पॉइंट। चालन द्वारा केवल चालकों या धातुओं को आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका चालन द्वारा आवेशन करना। तो जल्दी से आप इसको नोट करिए। तो तीसरा पॉइंट आपका हम लोग करेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन अगला आपका हेडिंग होगा, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। मैंने इसका डेफिनेशन लिख रखा है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था आपका चालन द्वारा आवेशन। तो देखिए प्रेरण द्वारा आवेशन में मैंने डेफिनेशन इसलिए लिख रखा है ताकि आप डेफिनेशन के साथ डायग्राम को समझ सके। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि किसी आवेशित वस्तु को निकट रखने पर अनावेशित वस्तु के निकटतम पृष्ठ पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप यहाँ पे घर्षण द्वारा नहीं उत्पन्न कर सकते आवेश, ना ही चालन द्वारा उत्पन्न कर सकते। तो तीसरा मेथड क्या है कि आप क्या करेंगे, कोई एक आवेशित वस्तु ले लेंगे। ये हमने एक छड़ ले लिया, आवेशित छड़ है ये। हमने ये आवेशित छड़ के निकट यानी कि पास में एक गोला ले लिया धातु का, और धातु के गोले को इसको स्पर्श नहीं करना, टच नहीं करना है, घर्षण नहीं करना है। तो अब आप देखिए यहाँ पे आवेश जो है वो क्या है, निगेटिव आवेश है। ये सारे क्या है आपके निगेटिव आवेश है। तो इसके निकटतम पृष्ठ ये वाला होगा। निकटतम पृष्ठ का मतलब ये निकट का, पास का। तो इसके निकटतम पृष्ठ पर क्या हो जाएंगे, जस्ट इसके विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 आवेश क्या हो जाएंगे, इसके जस्ट विपरीत उत्पन्न हो जाएंगे। अब ये आवेश कहाँ से उत्पन्न हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन थे, और ये क्या किया कि इसके आवेशित यानी कि इसके पृष्ठ पर ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जब आप किसी आवेशित वस्तु के पास अनावेशित वस्तु को लेके जाते हैं तो वो क्या करता है, उसको धक्का देता है, रिपेल करेगा। तो जब धक्का देगा तो इधर के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर चले गए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। ये त्यागने के कारण इस पे धनात्मक, तो जो इलेक्ट्रॉन इतने 7 इलेक्ट्रॉन थे वो इधर चले जाएंगे निगेटिव। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 ऋणात्मक आवेश उस साइड चले गए। अब देखेंगे आप, तो हमें इस पूरे गोले पर एक ही आवेश, समान आवेश उत्पन्न होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होगा कि एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस पे समान आवेश उत्पन्न होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, इस निगेटिव आवेश को खत्म करना होगा। तो हम कैसे खत्म करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस गोले को यानी कि जो आपका गोला है, ये आपका गोला है, 1 2 3 4 5 6 7, इस पृष्ठ पे 7 क्या है, यानी कि पॉजिटिव आवेश है, और इधर क्या है, 7 आपके निगेटिव आवेश हैं। 7 आपके निगेटिव आवेश है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस गोले को पृथ्वी से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे। तो इधर के 6 जो इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएंगे, आपके पृथ्वी में चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी में चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 6 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। त्यागने के कारण इनके ऊपर क्या उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि सॉरी त्याग नहीं रहा, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पृथ्वी में चले जाएंगे। तो ये जो आपका गोला है वो इस प्रकार से हो जाएगा। डेफिनेशन आप लोगों ने लिख रखा होगा, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेफिनेशन का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि डायग्राम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो ये आवेश यानी कि यहाँ चले जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन, जो ये 7 निगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे। तो ये आपका डायग्राम इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि एक तरफ आपके प्लस 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 और प्लस, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन आपके ये इस प्रकार से दिखाई देंगे। इधर कोई इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो पृथ्वी में चला गया। तो अब एक आपको पहले भी पढ़ा रखा है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं।
तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिसके कारण आवेश क्या हो जाएगा, गोले के पूरे पृष्ठ पर फैल जाएंगे, गोले के टोटल पृष्ठ पे क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो ये इस प्रकार से आपके गोले पर, पृष्ठ के गोले पर आवेश फैल जाएंगे। गिन लीजिएगा, 7 होने चाहिए, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो जाएंगे, गोले पर क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे चारों तरफ उसके पृष्ठ पर। तो आप देख सकते हैं जितने इलेक्ट्रॉन इस पे थे उतने इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर उत्पन्न हो गए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशित करना। तो ये आपका 3 आवेशन की विधियां थी। पहली विधि हमने पढ़ा घर्षण द्वारा आवेशन, जिसमें हमने बताया कि 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच यानी आवेश उत्पन्न हो जाता है, दोनों पर समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न, सॉरी अलग अलग प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं, उसको घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ा चालन द्वारा आवेशन। तो चालन में क्या किया था कि एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराकर उसको क्या कर देते हैं, आवेशित कर देते हैं, उसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें क्या करते हैं कि एक आवेशित वस्तु के पास में अनावेशित वस्तु को लाते हैं, तो अनावेशित वस्तु के निकटतम पृष्ठ पर उसके विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, और हमें क्या करना होता है, पूरे गोले पर समान आवेश उत्पन्न करने के लिए उस गोले को पृथ्वी से जोड़ देंगे। जो आपके विपरीत आवेश होंगे वो पृथ्वी में चले जाएंगे और बाद में सारे आवेश क्या हो जाएंगे, उस गोले पर फैल जाएंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। अगला जो हेडिंग होगा आपका, क्योंकि हमने ये पॉइंट पढ़ लिया, अगला हेडिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, आवेश का क्वांटीकरण। अगला हेडिंग करेंगे आप लोग आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। चलिए, तो अगला जो हेडिंग था हमारा आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, आपने पढ़ रखा होगा, छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे भी 1 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है कि किसी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा उस पदार्थ पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, उसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अब तक आवेश को क्या किया गया था कि आवेश जितने भी हैं वो आपके एक पूर्ण संख्या में हुआ करते हैं। आवेश क्या होते हैं, पूर्ण संख्या में होते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने पढ़ा होगा 1 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस में, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस में, 3 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस में आपने पढ़ा होगा, 4 इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा होगा प्लस माइनस में। तो ये पूर्ण गुणज है, कहने का मतलब इनका कोई भिन्नात्मक रूप नहीं है। भिन्नात्मक का मतलब भिन्न के रूप में नहीं लिखा गया है। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। यदि आपसे कोई कह दे कि 1/2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो आपका आवेश का क्वांटीकरण नहीं कहलाएगा, क्योंकि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, जो आपके भिन्नात्मक रूप में नहीं होता है। लेकिन इसका अपवाद है, यानी अपवाद नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसकी खोज की गई है। तो गेलमैन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि 1764 ईस्वी में कुछ ऐसे आवेश की खोज की जो आवेश भिन्नात्मक रूप में पाए जाते हैं। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये होगा कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पृथ्वी पे या हमारे आसपास जो कि भिन्नात्मक रूप में पाए जाते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्क बोलते हैं। उसी को क्या कहते हैं, क्वार्क कहते हैं। उस इलेक्ट्रॉन को, कौन से इलेक्ट्रॉन जो आपके भिन्नात्मक रूप में होते हैं, लेकिन जो भिन्नात्मक रूप में नहीं होंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। फार्मूला इसका क्या होता है, तो आपको मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, जैसे में आप इसको नोट करिएगा। फार्मूला आता है Q बराबर NE, आपने पढ़ रखा होगा, यही फार्मूला है आपका। Q बराबर होता है कुल आवेश, कुल आवेश की मात्रा, कुल आवेश की मात्रा, और N होता है आपका पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि +-1 इलेक्ट्रॉन, +-2 इलेक्ट्रॉन, डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है आपके 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आवेश की मात्रा, 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश की मात्रा। तो इसलिए आप डायरेक्ट इसकी अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं होता है कि आवेश का क्वांटीकरण की परिभाषा क्या है, तो आप यहाँ से याद रखिए। क्या मैंने लिखा, Q बराबर कुल आवेश की मात्रा, N होता है पूर्णांक जिसको पूर्ण यानी गुणज भी बोलते हैं, पूर्ण गुणज यहाँ पे मैंने लिख रखा है,
और ई क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर। तो देखिए यही से डेफिनेशन बना है कि Q बराबर कुल आवेश। तो मैंने लिखा किसी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा क्या है, उस पदार्थ पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज। आप देख सकते हो एन ई का मतलब है, एन क्या है अपना, नंबर ऑफ एन यानी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ये गुणज किसके है, इलेक्ट्रॉन के गुणज है। इसीलिए हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के गुणज के बराबर होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो ये आपका आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। लेकिन इसके बाद गिलवेन नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया कि 1764 ईस्वी में एक कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन की खोज की जो भिन्नात्मक रूप में पाए जाते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्क कहते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है कि क्वार्क क्या है, तो आप उसकी भी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको। क्वार्क की डेफिनेशन आप जरूर नोट कीजिएगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल में आप लोगों को कराऊंगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, इसके न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से सॉल्व करेंगे। तो अगला हेडिंग करेंगे क्वार्क। तो लिखेंगे वह आवेश जो, या वह आवेश जिसे नहीं लिखेंगे, वह आवेश जो भिन्नात्मक रूप में हो, भिन्नात्मक रूप में हो उसे क्वार्क कहते हैं। देखिए भिन्नात्मक, आप लोग मैथ से होंगे तो आप जानते होंगे भिन्नात्मक मतलब भिन्न, 1/2, 3/4, 5/6, ये सब भिन्नात्मक रूप कहलाते हैं। तो उसी को क्या कहेंगे, क्वार्क कहेंगे। तो यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यानी भिन्न के रूप में लिखा है तो आप उसे क्या कहेंगे, क्वार्क कहेंगे। अब क्वार्कों की संख्या कुल कितनी है, तो 6 है। तो आप ये तो लिख लेंगे डेफिनेशन, इसके बाद नोट करके पहला पॉइंट लिखेंगे क्वार्कों की कुल संख्या। क्वार्कों की कुल संख्या 6 है। ये हो जाएगा आपके क्वार्कों की कुल संख्या 6 है। अब यहाँ पे मैं कौन कौन से 6 क्वार्क हैं उनको लिख देता हूँ। वही आपके खोज किए गए थे 1964 में, ठीक है, 1964, सही बिल्कुल। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिखेंगे क्वार्क, यहाँ पे लिखेंगे प्रतीक, और यहाँ पे लिखेंगे संख्या, ठीक है। देखिए क्वार्क में पहला है आपका अप, दूसरा है आपका डाउन, और तीसरा है आपका चाम, यानी कि CHAM। ये दिख रहा है, चलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं इधर साइड में लिखवा देता हूँ। इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने लिख रखा होगा, इसको रफ कर देते हैं। क्वार्कों की संख्या कितनी है, 6 है। ये आप ध्यान रखेंगे, कौन कौन से हैं उसको मैं लिख देता हूँ। आप यहाँ से इसको मिटा दीजिए, इधर लिख लीजिए। क्वार्कों की संख्या 6 है, कौन कौन से हैं उसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्वार्क, यहाँ पे लिखेंगे प्रतीक, और यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख सकते हैं या संख्या लिख सकते हैं, आवेश लिख सकते हैं। यहाँ पे संख्या ना लिखिए, आवेश लिखिए, आवेश, ये हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला है आपका अप, पहला पॉइंट है आपका अप, दूसरा है डाउन, तीसरा है आपका चम, चौथा आपका स्ट्रंग, और पांचवा है आपका टॉप, छठा है आपका बॉटम। ये आपके क्वार्क के नाम हैं, ठीक है। ये 6 क्वार्क खोज किया गया है। पहला यानी इसका प्रतीक U है, स्मॉल u, स्मॉल d है, इसका स्मॉल c है, स्मॉल s है, स्मॉल t है, स्मॉल b है। अब देखिए इसमें आपके इलेक्ट्रॉन यानी आवेश कितने हैं, तो ये +2/3 इलेक्ट्रॉन है, 2/3 इलेक्ट्रॉन। आप देखिए एक एक आप अपोजिट लेते चलिए, डाउन को छोड़िए, इसमें आ जाइए। तो ये यहाँ पे हो जाएगा +-2/3 इलेक्ट्रॉन। फिर इसको छोड़ेंगे, इसमें आएंगे तो +2/3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके जस्ट अपोजिट है, अपोजिट क्या है, डाउन। डाउन वाले में क्या आ जाएंगे आपके, तो डाउन में
1/3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आएगा -k यानी कि 1/3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आएगा -k 1/3 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन यानी क्वार्क जो हैं खोज किए गए थे। तो ये आज का हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ा। आज हमने सबसे पहले पढ़ा आवेशन की विधियाँ पढ़ी हमने। सबसे पहले 3 विधियाँ होती है, कौन कौन से होते हैं, घर्षण, चालन और आपके प्रेरण। उसके बाद हमने पढ़ा आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण आप डायरेक्ट याद रखेंगे Q बराबर Ne होता है। उसके बाद हमने तीसरा पॉइंट यानी नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ा वो पढ़ा आपका क्वार्क। क्वार्क किसे कहते हैं, तो वह आवेश जिसे भिन्नात्मक रूप में लिखा जाता है उसी को क्वार्क कहते हैं। भिन्नात्मक रूप में कैसे लिखेंगे वो सारी मैंने चीज़ें बता रखा है। अब इसमें क्या करेंगे, आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि क्वार्कों की संख्या कुल कितनी है, तो आप कहेंगे 6, और वो 6 कौन कौन से ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो आपका हेडिंग होगा कूलम्ब्स लॉ होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम उस पर 1 से 1.5 घंटे का मेरा लेक्चर रहेगा, और उसको एकदम डीपली बताऊंगा क्या क्या चीज़ें होता है। और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बुक के। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों में और अपने फ्रेंड सर्कल जितने भी है उसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।